हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हर घर शिक्षा। रोहित मीणा आर्यू आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज का हमारा कंपटीशन एग्जाम का जो टॉपिक है, जो जनरल साइंस के अंदर से पाचन तंत्र के अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, उन क्वेश्चनों का हमारा डिस्कस करना है कि पाचन तंत्र की संरचना से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और पाचन तंत्र से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जोश और जुनून के साथ। ठीक है, पाचन तंत्र। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आहार नाल जो होती है पाचन तंत्र के अंदर, जो आहार नाल हमारा भोजन कैसे पचता है वो आज मैं बताऊंगा कि कैसे अपन खाते पीते हैं और वो कैसे एक मल के रूप में डेवलप होता है, तो उसकी बात करेंगे। तो आहार नाल की संरचना, आहार नाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 32 फीट यानी 10 मीटर की होती है, 9-10 मीटर की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। पाचन की अवस्थाएं कौन कौन सी है? पाचन की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है? देखो, अंतर्ग्रहण। पाचन देखो, सबसे पहले अपन भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, खाते हैं, मतलब मुंह के अंदर भोजन को लेते हैं। उसके बाद उसका क्या होता है? पाचन होता है। उसके बाद उसका क्या होगा? पाचन। उसके बाद उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। उसके बाद क्या होगा? अवशोषण। और उसके बाद होगा स्वांगीकरण। उसके बाद क्या होगा? स्वांगीकरण। और उसके बाद अपना होगा मलोत्सर्ग, यानी उसको अपन त्याग देंगे। तो ये कौन से तंत्र की क्रिया के अंदर हो रहा है? ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है अपने पाचन तंत्र। ये अपना क्या है? पाचन तंत्र है। अब इसमें आप संरचना देख सकते हैं, और संरचना से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आगे नेक्स्ट जो पेज है उसमें बताने वाला हूं। ये आपकी संरचना है। देखो, ये तो मुख हो गया, ये तालु होगी, ये आप जानते होंगे। जीव दांत कहाँ उपस्थित है? आगे चल के ग्रसनी आ जाती है, फिर उसके आगे चल के ग्रास नाल, और फिर आगे चल के लार ग्रंथियां मुख में ही उपस्थित होती हैं। तो ये तो क्या है कि संरचना से जो क्वेश्चन बनेंगे अपन बताने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसकी बात करते हैं संरचना की। देखो, ये संरचना मैंने आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ ही संरचना में सारा डिस्कस कर दिया है। इससे आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी नहीं पूछी जाती है। इसलिए आपको शॉर्टली हम जैसे ही क्वेश्चन बनेंगे संरचना से वो बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले मुख होता है, राइट साइड मुख होता है। उस मुख में क्या होता है? मुख में पाचन की शुरुआत होती है। तो आपसे पूछ ले कि पाचन की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मुख से स्टार्ट होती है। अब श्वास नली, अब श्वास नली तो श्वसन के काम आ गई, पाचन के काम तो नहीं आ गई, लेकिन ये इससे सटी हुई होती है, ग्रसिका से सटी हुई श्वास नली होती है। वो श्वसन का काम करती है, और ग्रसिका क्या करती है? पाचन तंत्र की भूमिका में काम लेती है, भूमिका निभाती है। तो ग्रसिका का कार्य होता है, पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, ग्रसिका के अंदर कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। उसके बाद यहाँ यकृत तो उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आमाशय आता है। आगे बढ़ते ही आमाशय आ गया। तो आमाशय में क्या होगा? आमाशय में भोजन एकत्रित रहता है आपका। जो भी आपने भोजन किया है यहाँ से मुंह से आता हुआ सीधा ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में आ जाएगा। अब आमाशय में क्या है कि 4 से लगभग 5 घंटे तक भोजन रहता है आपका। और यहाँ क्या है? प्रोटीन का प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होना। जैसे तुम्हारे जो भोजन के अंदर प्रोटीन है, उस प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा? आमाशय के अंदर। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और थ्योरी भी बना सकते हैं आप। अगर छोटे एग्जाम होते हैं थ्योरी वाले, उनमें थ्योरी भी बना सकते हैं इस संरचना से। अब आपकी यकृत की बात हो गई। यहाँ यकृत उपस्थित होता है, और यहाँ पित्ताशय, यकृत के जस्ट नीचे पित्ताशय, और छोटी आंत। छोटी आंत जो हो गई, ये छोटी आंत है। उसके बाद छोटी आंत का पार्ट ग्रहणी होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाचन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक मात्रा में मानव के पाचन तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन से पार्ट में पाचन होता है, तो आपका आंसर जाना चाहिए कि ग्रहणी के अंदर। इसके बाद अग्नाशय हो गया। ये अग्नाशय यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये अग्नाशय हो गया। ये बड़ी आंत हो गई, ये चारों लंग, ये कौन सी है? यहाँ बड़ी आंत हो गई, ठीक है। और ये छोटी आंत, ये बीच की जितनी भी है ये छोटी आंत हो गई। और बड़ी आंत में किसका? पानी का सर्वाधिक पाचन होता है। पानी को सब सर्वाधिक अवशोषण कौन करता है? पाचन नहीं होता है, अवशोषण होता है पानी का। तो वो कौन सी आंत होती है? बड़ी आंत। आपका आंसर जाना चाहिए। और बड़ी आंत देखो, यहाँ ये अपेंडिक्स से जुड़ी होती है। कभी कभी देखो, ये शाकाहारी जीव होते हैं, ये इतने बड़े क्यों होते हैं? जैसे गाय हुई, आपकी भैंस हुई, ये इतने बड़े बड़े कैसे बढ़ जाते हैं? हम क्यों नहीं बढ़ते? हाँ, मनुष्य। तो क्या है कि उनकी जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स वो क्या है कि हरी सब्जी खाने से, हरी जो चीज होते हैं, घास हो गया, सेलुलोज जिसमें अधिक होता है, जिससे ये अपेंडिक्स बढ़ती हैं। कभी कभार जो मनुष्य में भी अपेंडिक्स बढ़ जाती है, तो ये क्या है कि कटवानी पड़ती है। ये एक अविशेषी अंग है, मनुष्य का अविशेषी अंग है। और यहाँ से क्या है कि आपका भोजन यहाँ आता हुआ यहाँ जाके, यहाँ मलाशय से होता हुआ यहाँ इकट्ठा रहता है। मल द्वार होता है, उसके द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। जैसे आप लेटरिंग में और भी कहीं खुले में शौच, लेकिन खुले में शौच नहीं जाना, आपको लेटरिंग बनवानी घर पे। सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप एक अच्छा आदर्श बन सको। तो ये तो हो गई आपकी संरचना की बात।
और अब देखते हैं पाचन कैसे कैसे कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या होता है, वो बात करेंगे। ये आपकी संरचना होगी, ठीक है, डेफिनेटली। और इसके जो नोट्स हैं वो पीडीएफ में मैं भेज दूंगा आपको, नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है, वहाँ संपर्क करें। तो देखिए अब ये छोटी आंत है, छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं आपके? छोटी आंत के पार्ट बताएं 3, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। तो शेषांत्र यानी डूोडेनम, जीजेनम, इलियम, ये थोड़ा सिंपल है तो इसको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें। और इलियम में पोषक तत्वों का सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण होता है। तो आपसे पूछ ले सर्वाधिक अवशोषण किस में होता है, तो आपका आंसर जाएगा छोटी आंत में। अब पूछ ले छोटी आंत में कौन से पार्ट में होता है, तो इलियम, आपका आंसर इलियम जाएगा। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए पाचन तंत्र से। अब बात करते हैं इनमें जो मेन, इन संरचनाओं में जो पाचन तंत्र की संरचना है उसमें जो मेन चीज है, जैसे जीव हो गई, तो जीव के जो अध्ययन होता है, जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव का अध्ययन, जीव को अपन ग्लोस बोलते हैं, तो जीव का अध्ययन क्या कहलाएगा? ग्लोसोलॉजी। लॉजी का अध्ययन आपने आपको पहले ही बता दिया, लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। ये आपकी जीव है। और आपकी जीव के कितने पार्ट होते हैं? देखो आपकी जीव के 1, 2, 3 और 4 पार्ट हो गए। तो आपकी जीभ के 4 पार्ट होते हैं। जो पश्च भाग होता है वो कड़वे का ज्ञान कराता है, वो मध्य भाग होता है वो खट्टे का ज्ञान करता है, और अग्र भाग होता है वो मीठे का ज्ञान करता है। जैसे आप चीनी को जीभ से ही चाखते हैं कैसा है, स्वाद आ रहा है, और यहाँ तक ले जाएंगे जब कड़वा पता चलेगा। और नमकीन साइड से, जैसे नमकीन जो होती है वो साइड से पता लगता है। तो ये जीभ की हो गई जो नॉर्मल सी बात। अब दांत की बात करेंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहे हैं, बाकी अपन यहाँ से आगे जाके अपन पाचन की क्रिया पढ़ेंगे। जैसे दांत है, अब दांत को ओडोंटो बोलते हैं, ओडोंटो। और ओडोंटो का अध्ययन यानी दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? अध्ययन को अपन लॉजी बोलते हैं, तो ओडोंटोलॉजी। अभी ये दांत है तो ये दांत का बॉडी पार्ट क्या है? बाहरी पार्ट इनेमल कहलाता है, उसके अंदर क्या है? डेंटिन। तो इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे लगभग बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन आपका। तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या हो गया? ये इनेमल हो गया। इसके बाद इनेमल की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं दांत का वर्गीकरण। तो देखो कार्य व संरचना के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इनको भी इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें, इंग्लिश में सिंपल रहेगा। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। यानी जो इंसाइजर दांत हैं वो काटने का काम करते हैं, और रदनक दांत हैं वो चीरने का काम करते हैं, और जो ये दोनों दांत हैं ये चबाने का काम करते हैं। और बच्चों में ये अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये दांत उपस्थित होते हैं। यानी ऐसे पूछ ले कि दूध के दांतों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? अनुपस्थित, तो आपका आंसर जाएगा प्रीमोलर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गए। और इनकी संख्या कितनी होती है? ऐसे 4, जैसे अपन जबड़े को बांटेंगे, ऊपर जबड़ा है एक नीचे जबड़ा है, अब इसको बीच से बांट दिया तो एक तरफ कितने होंगे? तो 2 उपस्थित होंगे। इधर एक तरफ 1 उपस्थित होगा, 2 और 3। ये कौन कौन से दांत? इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। एक भाग में जबड़े के एक पार्ट की बात हो गई, और 4 पार्ट कर दिए तो इसका 4 से गुना कर देंगे तो कितने दांत हो गए जाएंगे ये आपको अभी पता लगेगा। ये दांतों का क्रम हो गया। देखो सबसे लास्ट में मोलर, जो दाढ़ सी होती है ना आपकी, और बीच में इंसाइजर चीरने फाड़ने का काम कैनाइन करते हैं, ये कैनाइन हो गए। और ये कौन से हो गए? प्रीमोलर। ठीक है, इसके बाद दांतों में कार्बोहाइड्रेट के फंस जाने से दांत क्षय होता है। यानी दांत कब खराब होते हैं? कईयों के दांत टूटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, गिरने लगता है। तो वो क्या है कि आप जो भोजन करते हैं तो वो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट। भोजन के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो दांतों के अंदर फंस जाता है, दांतों के अंदर फंस जाएगा तो वो क्या है? सड़ने लगेंगे, दांत के अंदर वो भोजन सड़ने लगेगा, तो इनको दांत को झड़ने के लिए मंजूर कर देगा कि अब तुम काम नहीं कर सकते। अब बात आती है दांतों की कि कितने कितने प्रकार, कितने कितने होते हैं। तो दांत 32 होते हैं, आपको सभी को पता होगा। जैसे सही बोलते हैं तेरे 32 निकाल दूंगा मैं, लड़ाई में बोलते हैं ना, तो ऐसे ही ये दांत आपको तो पता है कि 32 होते हैं। लेकिन जो तरीका है, कौन कौन से इंसाइजर कितने होते हैं, तो देखिए वयस्क में और बच्चों में। बच्चों में तो 20 दांत होते हैं, और वयस्क में होते हैं कितने? 32। 20 दांत दूध के दांत, तो दूध के दांत होते हैं ना वो 20 होते हैं। अब देखो कि दो कौन कौन से होते हैं, ये उसका फॉर्मूला हो गया दंत सूत्र। अब ये दंत सूत्र कैसे बना? इंसाइजर ले लिए पहले, फिर कैनाइन ले लिए, फिर प्रीमोलर ले लिए, फिर मोलर ले लिए। अब क्या है कि ये पहले ही बता दिया कि इनकी संख्या कितनी होती है आपको, तो वहां से डायरेक्ट रखती है, इंटू 2 कर दिया, इंटू 2। अब इंटू 2 कर दिया तो इनको जोड़ के 32 ही हो जाएंगे। ऊपर भी गुणा करो, नीचे भी गुणा करो 2 का, तो 32 ही हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गई होगी आई होप समझ में आपको, क्योंकि 2 जबड़े होते हैं इसलिए 2 का गुणा कराया इनमें।
और बच्चों में 20 दांत होते हैं। बच्चों का फॉर्मूला 2102 ठीक है, ये आपके फॉर्मूला हो गए भैंस को और बच्चे के। और थर्ड मोलर को अक्कल डाढ़ भी बोलते हैं, अवशेषी अंग है, यानी तीसरा मोलर जो दांत है उसे अक्कल डाढ़ बोलते हैं, अक्कल डाढ़, यानी अब तो अक्ल आ गई। तो अक्ल कितनी एज में आती है किसी के, देखा जाए तो 19 से 22 ईयर में अक्ल डाढ़ निकलना शुरू हो जाती है और वो व्यक्ति अक्लमंद होना शुरू हो जाता है। अब हाथी के दांत की बात करते हैं। तो हाथी के दांत कितने होते हैं? 14 होते हैं, टोटल 14 होते हैं। और हाथी का जो दंत सूत्र होता है, और हाथी के दांत होते हैं बिलियर्ड गेंद के समान होते हैं। और जो दंत सूत्र होता है वो होता है 1003 ये दंत सूत्र हो गया। ऊपर नीचे के जबड़े हो गए। और बाहरी दांत ऊपरी जबड़े के कृदनक में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आगे होंगे। अब हाथी को 2010 में राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया। हाथी को 2010 में राष्ट्रीय पशु धरोहर घोषित किया। ठीक है, ये आपको जनरल सी नॉलेज है। अब पाचन तंत्र की बात करते हैं, इसका पाचन कैसे होता है। तो ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि पाचन की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट होती है। अंतर ग्रहण के बाद पाचन शुरू होता है, स्वाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद मलोत्सर्ग यानी मल का त्याग। तो ये आपको संरचना पहले ही बता दी है, एक बार दोबारा देख सकते हैं आप। अब मुख की बात करते हैं। मुख से क्या है, पाचन शुरुआत हो जाती है। मुख में पाचन जो भोजन होता है उसका पचना मुख से प्रारंभ हो गया। तो मुख में क्या पाई जाती है, आप सभी को पता है, लार पाई जाती है। थूक अपन बोलते हैं ना, वो लार होती है। अब उस लार में उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारी होती है, ना तो अम्लीय, आपको खट्टी खट्टी नहीं लगती। जो लार है वो खट्टी खट्टी नहीं होती, अम्लीय होती है, लगभग उदासीन के बराबर। पीएच होता है 6.8 से 7.2। तो लगभग कैसी होती है, क्षारी होती है। और इसका जो निर्माण डेली कितना होता है, डेली होता है 1.5 लीटर प्रति डे, यानी इतने लीटर ये क्या है, डेली बनती है लार। और लार में जो भोजन, आपने जो भोजन खाया उसको अपने मुंह में चबाया तो उसके बाद वो लसलसा जो पदार्थ बन गया भोजन का, उसे आप क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बोलस। अब आपसे पूछ ले बोलस कहाँ बनता है, तो मुख में। और कैसे बनता है, क्या होता है, तो वो लसलसा जो आपने भोजन खाया है वो भोजन लार में मिलकर एक बोलस समान संरचना बना लेता है, उसे अपन बोलस ही बोलते हैं। एक गेंद के समान संरचना बन जाती है लसलसा पदार्थ। और अब पूछ ले कि एंजाइम मुख के अंदर, लार के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। मुख में लार ही तो पाई जाती है, और तो कौन कौन से पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। अब एमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। अब एमाइलेज और टाइलिन ये एंजाइम क्या करते हैं कि स्टार्च का पाचन करते हैं। जो अपने भोजन के अंदर स्टार्च है उसका पाचन करेंगे, और भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, जब भी आप बीमार नहीं होते। जैसे आप कभी कभार सड़ी गली जो चीज़ खा जाते हैं फिर भी आप बीमार नहीं होते, तो उसका कारण लाइसोजाइम आपके शरीर में एक्टिव है। उसने जो जीवाणु थे उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो आंसुओं में भी और पसीने में भी पाया जाता है जी लाइसोजाइम। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट भोजन की अवस्था। तो भोजन की अवस्था आपको पता पड़ गई, मुख में कौन सा बनेगा, बोलस, और कायम होता है आमाशय। अब तुम्हारा जो पचा हुआ भोजन धीरे धीरे आमाशय, आपने संरचना पहले ही देख ली है, तो आमाशय में पहुंचेगा। जब आमाशय में उसका पाचन होगा तो पाचन में वो कायम में बदल जाएगा। यहाँ से बोलस गया, वहां और पतला हो जाएगा, और इससे आगे और छोटी आंत में जाके कायल में बदल जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन एक नंबर के पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोटी आंत में कायल बनता है और आमाशय में कायम हो जाता है, और मुख में बोलस बन जाता है भोजन। अब आमाशय में पाचन देखते हैं, आमाशय में किस प्रकार का पाचन होता है, कैसे कैसे पाचन की क्रिया होती है। जैसे अपना भोजन मुख से आता हुआ, ग्रसनी से आता हुआ आमाशय में आ गया। अब आमाशय में क्या उपस्थित है, जठर रस, उसे अपन क्या बोलते हैं, आमाशयिक रस बोलते हैं। इसकी पीएच होती है 1.5 से, यानी प्रबल अम्लीय। आमाशय के अंदर क्षारीय नहीं अम्लीय प्रकृति होती है। और इसके अंदर क्या, जठर रस में कौन कौन से रस पाए जाते हैं, HCl, रेनिन और पेप्सिन। और पेप्सिन से आपको पता चल रहा है कि प्रोटीन का पाचन, सीन ले लिया तो प्रोटीन, इन प्रोटीन। ठीक है, अब इसके बाद जो HCl है वो पेट में अम्लता को बनाए रखता है। ठीक है, ये आपको आई ऑफ समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद जो दूध है, दूध का जो पाचन होता है, दूध का पाचन रेनिन रस के द्वारा होता है, और शिशु व बछड़ों को सक्रिय रेनिन एंजाइम के द्वारा। और वयस्क में एब्सेंट होता है, जो वयस्क होते हैं उनमें रेनिन एब्सेंट होता है, शिशुओं में ही पाया जाता है। जो रेनिन है अपना जो रस है वो शिशुओं में ही पाया जाता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बंध उपस्थित होता है जिसे पेप्सिन तोड़ता है। तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के हाइड्राइड कैसे होते हैं, प्रबल क्षारी होते हैं। ठीक है, पेट में अम्लता को दूर करने का प्रयोग किया जाता है। पेट में अम्लता को दूर करने का प्रयोग
हाँ, ये लाइन ये है कि पेट में अम्लता को दूर करने के लिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के क्या हाइड्राइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, उल्टी दस्त होने लगते हैं, पेट खराब होने लगता है आपको, तो क्या है कि आपको एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड होते हैं उनको आपको टेबलेट के रूम में दिया जाता है, जो प्रबल क्षारी होते हैं, और क्षारी होने के कारण इस अम्लता को, जो खट्टे आपके डकार आती हैं, उनको कम करने का कार्य करते हैं, इसलिए आप ठीक हो जाते हैं। आप हॉस्पिटल से दवाई लेने जाते हैं तो इसका रहस्य ये है। इसके बाद अपन यकृत की बात करते हैं। लीवर से संबंधित है यकृत, आप जानते ही होंगे। इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि शरीर की रासायनिक शाला किसे कहा जाता है, रसायन शाला किसे कहा जाता है, आपसे पूछे तो आपका आंसर जाना चाहिए यकृत। बाह्य अंग त्वचा सबसे बड़ा, ये तो देखो शरीर का सबसे बड़ा और भीतरी अंग है कौन सा, यकृत, ठीक है। और बाहर का अंग सबसे बड़ा कौन सा है, त्वचा। अगर बाहर का अंग पूछ ले, बाहरी अंग, तो त्वचा, और शरीर का पूछ ले तो आपका कौन सा आंसर होगा, यकृत। पित्त रस का निर्माण होता है इसके अंदर, यकृत के अंदर पित्त रस का निर्माण होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है, यूरिया, पित्तरस, विटामिन ए, कोलेस्ट्रॉल, प्रोथ्रोम्बिन यानी जो रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन और हेपेरिन आदि का निर्माण इसके अंदर होता है। तो आपसे ये पूछ ले कि इसके अंदर कौन कौन से जो रसायन बनते हैं, तो यूरिया, पित्तरस, विटामिन ए, कोलेस्ट्रॉल, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन। हेपेरिन का काम होता है प्रतिस्कंदन में भाग लेता है। अब प्रतिस्कंदन क्या होता है, प्रतिस्कंदन क्या होता है, तो प्रतिस्कंदन जो होता है, स्तंदक होता है, रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। ये जो पदार्थ है वो रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। शराबी के शरीर में सड़ जाता है, बीमारी लीवर सिरोसिस बोलते हैं। जैसे कि बहुत से लोग शराब पीते हैं, अब शराब जभी तो बोलते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उन्होंने शराब पी तो सबसे ज़्यादा शराब किसको प्रभावित करेगी, लीवर को आपके। और लीवर के अंदर आपको पता है कि कितने कंपोनेंट, कितने रसायन आपके उपस्थित हैं, तो आपको लीवर तो सबसे इम्पोर्टेंट माना ही जाएगा। तो क्या है कि अगर वो सड़ने लगेगा, शराब पीएंगे तो वो सड़ने लगेगा, उस रोग को क्या कहेंगे, उस बीमारी को लीवर सिरोसिस। औषधियों का पाचन करता है, जैसे अपन गोली दवाई लेते हैं, उन गोली दवाइयों का पाचन कौन करता है, ये लीवर ही करता है। सर्वाधिक पुनरुत्पादन भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, लीवर के अंदर पाई जाती है। विषाक्त पदार्थों का निराविषीकरण, जैसे कि आपने विषाक्त पदार्थ खाए हैं तो उनको क्या है कि सही स्थान तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और पीलिया हेपेटाइटिस में प्रबल अंग है, ठीक है। पित्त रस में एंजाइम एब्सेंट होते हैं, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पीलिया में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया होता है, बिलीरुबिन एक ऐसा पदार्थ है जो पीले वर्णक का कार्य करता है। जैसे बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई तो बिलीरुबिन की आपके शरीर में ये रसायन है, उसकी मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा कि आपके शरीर में पीलापन आ जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, पीलिया हो गया है तुझे, तेरी आंखें पीली हो रही हैं, तेरा मूत्र पीला आ रहा है, और भी शरीर पीला पीला पड़ जाता है, तो उसे अपन पीलिया बोलते हैं। तो वो उसका रहस्य क्या है कि बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। अब चोट लगने पर, नोट के अंदर है कि चोट लगेगी आपको तो आपका खून बहेगा। ऑब्वियसली बात है, आप समझते होंगे कि चोट लगेगी तो उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन काम करेगा। और प्रोथ्रोम्बिन क्या है कि थ्रोम्बिन में चेंज होगा, थ्रोम्बिन में चेंज होकर ये एक्टिवेट करेगा, फाइब्रिनोजन बनेगा, और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा, यानी तंतु बनेंगे, और तंतु बन के उसका जो ब्लड बह रहा है आपका, वो ब्लड रुक जाएगा। तो ये क्रिया होती है आपकी, धीरे धीरे आपका ब्लड बहता है, वो धीरे धीरे रुक जाता है। उसका कारण यही होता है कि आपका ये रसायन है, ये क्रिया करता है। अब बात करते हैं ग्रहणी, यानी छोटी आंत का ये पार्ट है ग्रहणी। तो ग्रहणी में पाचन होता है, और सर्वाधिक पाचन, ये आपको पहले ही बता दिया, ग्रहणी के अंदर सर्वाधिक क्या होता है, पाचन होता है। पित्त रस में एंजाइम एब्सेंट होते हैं, ये बात पहले ही कर ली है। ग्रहणी के रस कौन कौन से हैं, तो पित्त रस होता है और अग्नाशयिक रस होता है। ग्रहणी के अंदर कौन कौन से रस आते हैं, पित्त रस और अग्नाशयिक रस। यकृत में निर्माण, पित्त रस का ये पहली बात कर चुके हैं अपन। यकृत में निर्माण किसका होता है, पित्त रस का, और स्त्रावित वहां से होता है, ये अग्नाशय में निर्माण होता है। पित्ताशय में संचित होता है, और इसके अंदर कौन कौन से, इसमें एंजाइम तो एब्सेंट होते हैं, और इसमें एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशयिक रस में, और ये इसमें एब्सेंट होते हैं एंजाइम। इनका कार्य क्या होता है, पित्त रस का कार्य होता है भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाने में। पित्त लवणों के कारण भोजन का जो माध्यम है वो क्षारीय रहता है। वसा का पायसीकरण, बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने का काम करते हैं। जैसे आपके भोजन के अंदर छोटी छोटी वसा है, तो उसको क्या है, बड़े बड़े वसा के अणु है, उसको छोटे छोटे अणुओं में क्या है, तोड़ने का काम करेंगे, क्या, जो पित्त रस है वो।
इसके बाद अपन बात करेंगे पित्तरस का कार्य। ये पित्तरस का वसा में विलेयशील के अवशोषण में सहायक होती है। विलेयशील आपके वसा में पदार्थ हैं, जैसे विटामिन होगी। विटामिन कौन कौन सी पहले ही करा चुके हैं पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं, ए डी ई के, ठीक है। ये विलेयशील के अवशोषण में सहायक होते हैं। अग्नाशयी रस पूर्ण पाचक रस हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। और ट्रिप्सिन काम करता है प्रोटीन को पचाने में, और लाइपेज काम करता है वसा का पाचन, और एमाइलेज काम करता है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन। आपके जो भोजन है उसके पाचन में सहायक है। अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है प्रोटीन को। क्या है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में क्या कर देता है, परिवर्तित करता है। इसके बाद अपन बात करेंगे नोट की, एक छोटी सी नोट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन मनुष्य में पाचन नहीं करते हैं। ये क्या है, मनुष्य में पाचन नहीं करते हैं। तंतु युक्त भोजन, ये तंतु युक्त भोजन है, ये सारे आंत्र में जल अवशोषण को बढ़ाते हैं। ये पेक्टिन है, ये सारे हैं ना आंत्र में जल अवशोषण। अब आपको पता है बड़ी आंत्र में जल अवशोषण होता है, अर्थात मलोत्सर्ग में सहायक होते हैं। ये सारे जो रसायन हैं सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये क्या है, मलोत्सर्ग और जल अवशोषण में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत में हमारा पाचन होता है, आप सबको पता है पाचन की क्रिया छोटी आंत और बड़ी आंत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये बात करते हैं, देखो हम जो खाते पीते हैं, आपने जो खाया और पिया, उसका पाचन और अवशोषण प्रमुख रूप से छोटी और बड़ी आंत में ही होता है। छोटी और बड़ी आंत में ही होता है। यही सबसे अधिक पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। यहाँ पोषक तत्व सबसे अधिक अवशोषित होते हैं। बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है और छोटी आंत में मिनरल्स, विटामिन और दूसरे तत्व क्या है, अवशोषित होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बड़ी आंत में पाचन कैसे होता है। बड़ी आंत में पानी को सोखती है, बड़ी आंत पानी को सोखती है। बड़ी आंत पानी को सोखकर मल को बाहर निकालती है, यानी आपके जो आपने खाया और पिया दोनों चीज की, तो उसमें से पानी अलग करेगी ये बड़ी आंत। तो आपने जो खाया भोजन को, जो मल बना है उसको तो अलग कर देगी, और आपको पानी को अलग कर देगी, क्योंकि पानी तो आपका पेशाब के रूप में, और ये जो मल है वो आपका लेटरिन के मार्ग से निकलेगा। ये तो आपकी बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। साथ ही कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। इसमें संक्रमण होने से पेट खराब होना, दस्त लगना शुरू हो जाता है। अगर आपकी ये छोटी आंत पानी को अगर अवशोषित नहीं करे तो आपको ऑब्वियसली सी बात है, अगर पानी आपकी लेटरिन में मिल गया तो दस्त ही होंगे। तो दस्त होना, पैनक्रियाज भोजन को तोड़कर आसानी से पचने में सहायक होता है। ये आपको बहुत लॉजिक मजा आ रहा होगा, आई होप। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बड़ी आंत का कार्य क्या है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले बड़ी आंत का कार्य क्या है। तो बड़ी आंत की कुल लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर की होती है, परंतु यह छोटी आंत से मोटाई में अधिक होने के कारण ही बड़ी आंत कहलाती है, यानी मोटाई में अधिक होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है, ठीक है। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय होता है। आपको बताऊं, यहाँ से बड़ी आंत के बाद आपका जो मल है वो मलाशय में एकत्रित होगा, और वहां से जब भी उस पर दबाव पड़ेगा तो वहां से आपको लेटरिन लगेगी। वो लेटरिन को आप खुले में शौच नहीं करने चाहिए, लेटरिन के अंदर ही आप शौच करने चाहिए। तो ये आपका पार्ट हो गया जहां अपचयित पदार्थ मल के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और गुदा से निष्कासित। आगे गुदा होती है, ठीक है। बड़ी आंत के बाद मलाशय आया और मलाशय के बाद गुदा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। बड़ी आंत में भोजन कितने समय तक रहता है ये बात चलती है। तो भोजन आपकी छोटी आंत में 2 से 6 घंटे के बीच सर्च कर रह सकता है। आपकी बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है और जो पाचन से बचा है वह मल में बदल जाता है। आपके भोजन के अपशिष्ट उत्पाद आपकी बड़ी आंत में 36 घंटे सर्च रहते हैं, यानी 36 घंटे तक आपकी बड़ी आंत में सर्च रहते हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।